बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 7 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? जिसका आंसर है, यह लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। जहां तक लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है, लेखक ने धोखा भी खाया है, पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और इसके साथ साथ ये उन लोगों पर उंगली उठाएंगे जो आज भी ईमानदारी व मनुष्यता के सजीव उदाहरण हैं। यही लेखक का आशावादी होना उजागर होता है, और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हुए उनकी अपेक्षा नहीं करना चाहता है, मतलब उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं लेखक, जिन्होंने कठिन समय में उनकी मदद की है। सही मायने में यह बात एकदम उचित है, और यही कारण है कि वो अभी भी निराश नहीं है। सेकंड प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है, परंतु इसमें बुराई तब सम्मिलित हो जाती है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। लेखक के अनुसार यह गलत बात है। हमारा दूसरों के दोषोक्त घटना को अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यह नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में विद्यमान है। यह भूलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं, परंतु हम उसके द्वारा की गई अच्छाई को तो उजागर ही नहीं करते। हम उसकी बुराई का उतना रस नहीं लेंगे अगर हम उसके व्यक्तित्व के अच्छे पहलुओं की तरफ देखें, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सराहे, तो उसके लिए और समाज के लिए यह उतना ही लाभकारी होगा। परंतु बुरा तब होता है जब हम उसकी बुराई में तो रस ले लेते हैं पर अच्छाई को भुला देते हैं। थर्ड प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। जिसका आंसर है, टीवी चैनल व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था, परंतु आज टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की भरमार के कारण उनके बीच में जन्मे श्रेष्ठ दिखाने की होड़ ने इसे धंधा बना दिया है। इससे लोग दोनों पक्षों की सच्चाई जाने बिना ही अपनी तरफ से दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। इस बात को तनिक भी नहीं सोचते कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। समाचार पत्र और चैनल सिर्फ अपनी टीआरपी का ही ध्यान रखते हैं, सच तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे अरुषि हत्याकांड में अरुषि के पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया, मीडिया ने भी इसी विषय को खूब भुनाया, परंतु अंत में वो निर्दोष पाए गए। जितनी बड़ी हानि तलवार दंपति को हुई उसका कोई हिसाब नहीं है, पर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के लिए टीआरपी बढ़ाने का एक साधन मात्र था, सच्चाई सामने लाने का नहीं। दूसरा उदाहरण, एक स्कूल शिक्षिका पर स्कूल की लड़कियों को देह व्यापार में डालने का आरोप लगाया गया। एक न्यूज चैनल द्वारा इसका पर्दाफाश किया गया था, परंतु जब सच सामने आया तो पाया गया कि वो बिल्कुल निर्दोष थी। क्या उस चैनल द्वारा किया गया कार्य उचित था? जो भी हो, इससे चैनलों की सार्थकता पर सवाल जरूर उठता है। 4 प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटते देखते रहते हैं। अगर हम 1-2 बार धोखा खाने पर यही सोचते रहे कि संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, तो यह सही नहीं होगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी
को बरकरार रखा है। लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यही कारण है कि लेखक कहता है कि लेखक का कहना है कि ठगा मैं भी गया हूं, धोखा मैंने भी खाया, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने को ढांढस देता हूं। यदि लेख का शीर्षक उजाले की ओर होता तो शायद लेखक की बात को और बल मिलता। बच्चों, इस पाठ से संबंधित हम कुछ व्याकरण को जानेंगे। तो इससे प्रश्न है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे से द्वंद्व यानी स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम बराबर चरम परम। भीरू और बेवश मतलब भीरू और बेवश। दिन और रात मतलब दिन रात। और के साथ आए शब्दों को जोड़े को और हटाकर यानी डैश लगाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ के लिखिए। तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, पहला सुख और दुख, तो द्वंद्व समास हुआ सुख दुख। सेकेंड है भूख और प्यास, तो द्वंद्व समास हुआ भूख और प्यास। थर्ड है हंसना और रोना, तो द्वंद्व समास हुआ हंसना रोना। उसी तरह 4 है आते और जाते, तो इसका आते जाते होता है। 5 है राजा और रानी, तो उसका राजा और रानी होगा। 6 हुआ चाचा और चाची, तो द्वंद्व समास हुआ चाचा चाची। 7 है सच्चा और झूठा, तो द्वंद्व समास हुआ सच्चा झूठा। 8 है पाना और खोना, तो द्वंद्व समास हुआ पाना खोना। 9 हुआ पाप और पुण्य, तो द्वंद्व समास हुआ पाप पुण्य। 10 है स्त्री और पुरुष, तो द्वंद्व समास हुआ स्त्री पुरुष। 11 हुआ राम और सीता, तो द्वंद्व समास हुआ राम सीता। 12 हुआ आना और जाना, तो द्वंद्व समास हुआ आना जाना। सेकंड प्रश्न है पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज के लिखिए। तो इससे आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है पाठ से रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल पाठ से है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल पाठ से है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत इत्यादि। प्रश्न है यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव के कारण भी बताइए। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है यदि किसी विराम चिन्ह का प्रयोग करने हेतु कहा जाए तो मैं शीर्षक के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहूंगी। मैं यह चिन्ह इसलिए लगाना चाहूंगी कि मैं उन लोगों से प्रश्न कर सकूं जो कहते हैं कि अब ईमानदारी और इंसानियत खत्म हो गई है। क्या उनके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी जब किसी ने उनके सहायता बिना किसी स्वार्थ के की हो? सहायता किसी को मात्र पैसे या वस्तु देकर नहीं की जा सकती, अपितु सही समय पर सही वस्तु देकर भी सहायता की जा सकती है। जैसे लेखक ने लिखा है कि बस के खराब होने पर उनके बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो क्या लेखक के पास पैसे नहीं थे? उनके पास पैसे अवश्य थे, पर उनकी बस ऐसे स्थान पर खराब हो गई थी जहां भोजन व पानी नहीं मिल सकता था। यही कारण है कि कंडक्टर द्वारा लाया गया दूध उनके लिए उस समय महत्वपूर्ण था। इसका तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी चीजों की मदद भी सहायता कही जाती है। अब कंडक्टर द्वारा किया गया कार्य इंसानियत ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने यह कार्य बिना किसी स्वार्थ के किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।